सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम वेलकम टू एवरीवन। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कल मैंने जीन के बाद टॉपिक को बीच में पॉज कर देता और अब मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एलील क्या होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशंस क्या क्या होती हैं, एलील के कितने फॉर्म होते हैं, एलील होती क्या है, देन फिर मेंडल कौन थे और उनकी सक्सेस का क्या राज था, है ना। तो ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है कृपया लेक्चर 2 में कूदने की भूल ना करें। कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेक्चर नंबर 1 जाके पहले देखें, फिर उसके बाद ही समझ में आएगा। और जिस किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें एंड देन आप लेक्चर नंबर 1 पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या नाम है जी, अलील। अलील भैया क्या है ये अलील, क्या है ये अलील गुरु जी। पहले आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ वन जीन, जब एक ही जीन की अल्टरनेट फॉर्म हो, अल्टरनेट मतलब एक ही जीन की एक से ज्यादा फॉर्म अवेलेबल हो, उसे ही हम बोलते हैं अलील। अलील अलील, अरे गुरु जी एक जीन है, मान लीजिए एक जीन है, इसकी 2 फॉर्म है, एक है ये बड़ा टी और एक है ये छोटा टी। अब आप ही के से एक एग्जांपल लेते हैं, आप ही के मिलता जुलता एक एग्जांपल आपसे ही। आपकी क्लास में 2 प्रकार के बच्चे तो हमेशा ही मिलते होंगे। एक जो सबसे ताकतवर है, सबसे ताकतवर, मतलब उससे कोई भी नहीं जीत सकता है ना, और उसे वो बहुत ही ताकतवर है और भाई साहब सब उसे डरते हैं क्लास में। और एक वहीं जो कमजोर है, जिसे कोई भी आता है और बजेड़ के चला जाता है भी। अब ये है रिसेसिव, ये है डोमिनेंट। तो जो बड़ा ताकतवर है उसे हमने क्या बोला, डोमिनेंट। जो छोटा है, जो छोटा कमजोर है ना, उसे हमने क्या बोला, रिसेसिव। ये बेचारा किसी के मुंह नहीं लगता, ये अगर कोई भी सामने आया तो भिड़ जाएंगे, है ना। आज बोलता है हिम्मत मर्दा। ओके, तो इसको बोलते हैं, देखो जब एलील सेम लोकस पे, सेम साइड पे प्रेजेंट है तो उसी को बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। जब एलील सेम लोकस पे, देखो इधर भी इस साइड पे ही है, इस पे भी इस वाले साइड पे ही है, सेम लोकस मतलब सेम जगह, सेम जगह सेम टाइम, सेम जगह सेम टाइम लागे मेरा दिल। अरे गुरुजी गाना थोड़ी ना गाना था, कॉन्सेप्ट वाला था। तो देखो जब सेम लोकस सेम साइड पे प्रेजेंट होता है एलील, तो उसे बोलते हैं होमोलोगस साइट, और वही होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी इसके बारे में लिखवाता भी हूँ, तो आइए इसके बारे में अब हम लिख लेते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। आइए आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, कौन सी बातें हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। देखिए जो मैंने बताया था, अलील प्रेजेंट ऑन सेम लोकस सेम साइट। जब एलील प्रेजेंट है सेम लोकस, सेम मतलब सेम जगह सेम टाइम, सेम जगह सेम टाइम लागे इसका दिल। तो भैया जब सेम जगह और सेम टाइम पे, मतलब दोनों का सेम लोकस है, सेम लोकस मतलब सेम जगह सेम साइट, देख रहे हो साइट भी सेम है, होमोलोगस साइट बोलते हैं ऐसी चीजों को। ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पे जब सेम जगह बनते हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया 2n इज इक्वल टू टी, बड़ा टी और एक छोटा टी। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है, ये भी बताऊंगा। बड़ा टी देखो डोमिनेंट वाला ट्रेट है और ये रिसेसिव अलील है। ये डोमिनेंट अलील, ये रिसेसिव अलील, ये डोमिनेंट अलील, ये रिसेसिव अलील, ये डोमिनेंट अलील, ये रिसेसिव अलील। याद करो मेरे साथ, ये डोमिनेंट अलील, ये रिसेसिव अलील। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 2nTT का मतलब क्या है। आइए आइए चलिए देखते हैं, आ जाइए। तो आ जाइए दोस्तों, अभी भी वही चल रहा है। अरे गुरुजी अब देखिए 2n टी बड़ा टी इंटू में छोटा टी, इसका मतलब क्या है, 2n इज इक्वल टू कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी। क्या है इसका मतलब, ओनली टी विल एक्सप्रेस, वो जो कैपिटल टी है यही एक्सप्रेस करेगा, एंड स्मॉल टी वॉन्ट एक्सप्रेस, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा। अब एक बात बताओ,
जो ताकतवर है क्लास में वो अपना दबदबा बनाएगा, या जो कमज़ोर है वो अपना दबदबा बना पाएगा? जो ताकतवर है वो ही तो क्लास में अपना दबदबा बना पाएगा, और जो क्लास में कमज़ोर है वो क्या ही दबदबा बना पाएगा, उसे तो कोई बजेड़ के जा रहा है ना। और मान लो अगर कमज़ोर वाले ने ताकतवर वाले से दोस्ती कर ली तो मज़ा आ रहा है, उस कमज़ोर को कोई हाथ लगा के दिखा दे, कोई नहीं दिखा सकता। बट कहलाए फिर भी उससे नहीं डरेंगे कमज़ोर वाले से, पर वो डर किसके कारण रहे हैं? इस ताकतवर वाले के कारण डर रहे हैं। तो जब एक कमज़ोर एक ताकतवर वाले से दोस्ती कर लेता है तो बंदे उस कमज़ोर से इसलिए नहीं डर रहे कि वो ताकतवर है, नहीं, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो ताकतवर वाला है ना, ताकतवर वाला है, उससे डर रहे हैं। तो इस ताकतवर वाले की वजह से ही लोग डर रहे हैं उस कमज़ोर से भी, क्योंकि वो इसका मित्र बन चुका है। अब कमज़ोर वाले का वो मित्र बन चुका है। तो अगर अब उस कमज़ोर को किसी ने परेशान करा तो वो ताकतवर वाला पकड़ के गुद्दी मांझ देगा अच्छे से। तो इसलिए फिर भी लोग इसी से डरेंगे। तो इसे भी क्या कहेंगे? डोमिनेंट ही कहेंगे, इसको रिसेसिव नहीं बोलेंगे। इससे लोग इसलिए डरेंगे क्योंकि दबदबा इसका है, बड़े वाले का। अब जब बड़े का दबदबा है तो नाम भी किसका होगा? बड़े वाले का ही। तो नाम तो फिर भी बड़े वाले का चल रहा है, छोटे वाले का कोई नाम ही नहीं ले रहा, नहीं ले रहे लोग। छोटे वाले का मतलब जो छोटा कमज़ोर है उसका नाम कोई नहीं ले रहा। नाम वो जहाँ कहीं भी जा रहा है बस उसके बड़े ताकतवर वाले दोस्त के नाम पे ही उसको पुकारा जा रहा है। क्यों? तू उस ताकतवर वाले का दोस्त है ना, हाँ। उसके नाम से कोई नहीं पहचान रहा उसे, क्योंकि कोई उसे जानता ही नहीं है। उसे बस इतना जानते ही है इसका दोस्त है, इससे पंगा नहीं लेने का, नहीं तो पिल जाओगे। इफ बोथ एलील आर डिफरेंट, अगर दोनों एलील डिफरेंट है, जैसे कि मैं समझाता हूँ, रुक जाइए। इफ बोथ एलील आर डिफरेंट, कैसे? देखिए दोस्तों अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जो मैंने बनाई थी, एक ये बड़ी वाली टी, एक ये छोटी वाली टी। अगर बोथ एलील डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे बड़ा टी है और यहाँ पे छोटा टी है, दोनों डाला गया ना भाई, दोनों बड़े कहाँ है या दोनों छोटे कहाँ है? ये बोथ एलील आर डिफरेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, जब सेम लोगस के क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पे है ना, तो उन्हें बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, जब दोनों एलील डिफरेंट हैं, इफ बोथ एलील आर डिफरेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो भैया होमोजाइगस कंडीशन क्या बोलते हैं? अभी बताता हूँ मैं, अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ, रुको। अगर यहाँ पे दोनों टी आ जाते हैं, देखो, अगर यहाँ पे दोनों टी आ जाते हैं, टी, दोनों बड़े टी, दो ताकतवर में दोस्ती हो गई, तो भाई लोग दोनों से डरेंगे। अब तो पूरा स्कूल ही डरेगा। अरे गुरुजी, अब तो पूरे स्कूल में उन दोनों ने दबदबा बना लिया है। पहले तो क्लास तक ही सीमित थे, बट जब एक क्लास का दूसरे क्लास के दोनों के बीच में ताकतवर वालों में दोस्ती हो गई तो पूरा स्कूल ही डर चुका है। कह रहा नहीं गुरुजी, पंगा नहीं लेने का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या दो कमज़ोर लोगों ने दोस्ती कर ली आपस में, कहा कि भैया छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दिन में लिखेंगे नई कहानी, और इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली, तो ये होमोजाइगस कंडीशन। बड़ा टी एक साथ आए तो होमोजाइगस कंडीशन, दो कमज़ोर एक साथ आए तो होमोजाइगस कंडीशन। तो ये दोनों होमोजाइगस है। बट जब एक बड़ा टी और छोटे टी में दोस्ती हो जाती है, नाम तो फिर भी बड़े वाले टी का ही चलता है, छोटे वाले टी का नाम ही नहीं चलता। बस हाँ, इसको कहीं भी अलाउ कर देंगे पर बड़े वाले के नाम पे ही, छोटे वाले के नाम पे नहीं। इसका नाम नहीं चलेगा, चलेगा डोमिनेंट का ही नाम, अपना ही दबदबा बनेगा। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, अलग ही लेवल का, अलग ही चल रहा है इनके बीच। तो आइए अब होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है वो समझा दिया है, अब उसको लिखवा भी देता हूं। तो आइए दोस्तों, तो आ जाइए दोस्तों, अब हम इसे थ्योरी वे में देख लेते हैं। आइए, क्या मैं विजिबल हूं? तो देखिए एलील क्या है? एलील को समझते, आइए एलील को समझते। ये देखिए, मतलब एलील का वही पार्ट आगे का होमोजाइगस वाला।
तो देखिए ये दोनों सेम एलील हैं, ये देखो ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, ये भी रिसेसिव ये भी रिसेसिव, सेम साइट पे हैं, सेम लोकस पे हैं, होमोलोगस साइट पे हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम जगह पे हैं, सेम टाइम सेम जगह लागे मेरा दिल अरे मैंने। अब क्या कहें, 2n इजिकल टू टी बड़ा टी 2n इजिकल टू छोटा टी इफ बोथ एलील सेम ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। एक बात और लिख लेना यार, मतलब लिखनी क्या है, ये जो बड़ा टी है, मतलब ये बड़ा टी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टॉल ट्रेट, मतलब ये जो प्लांट की हाइट होती है ना, हाइट, टॉल ट्रेट लंबाई, बड़ी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाले प्लांट लंबे निकलेंगे, ये वाले प्लांट छोटे निकलेंगे। ये छोटा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ ट्रेट को, ड्वार्फ ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में लिखेंगे कि क्या क्या होमोलोगस हेटेरोजाइगस होमोजाइगस क्या क्या होता है, कौन होमोलोगस है कौन हेटेरोजाइगस है ना, और कौन होमोजाइगस है ना। तो ये सब टेबल मैं भी बनाता हूँ और अभी आपको दिखाऊँ। तो आइए टेबल पे बढ़ते हैं, आइए। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये टेबल क्या है, ये टेबल क्या कह रही है टेबल। तो देखते हैं, पहले तो नोट डाल के एक 500 की पत्ती का नोट डाल दीजिएगा और उसमें डाल के ये लिखिएगा। गुरुजी 500 की पत्ती का नोट खराब करने की जरूरत है, अरे मजाक था भाई, मजाक था। कॉपी पे ही लिखना है नोट डाल के, टर्म एलील, एलील टर्म, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म किसने दी, बेटसन ने, बेटसन, अरे बैट ही रख देता अपना नाम, बेटसन ने रखा है, बेटसन ने दी थी, ठीक है। तो 2n बड़ा टी छोटा टी, 2n छोटा टी, थोड़ी जबान फिसल गई। 2n इजिकल टू छोटा टी 2n इजिकल टू बड़ा टी छोटा टी, 2n इजिकल टू बड़ा टी ये देखो होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। बट अगर रिवीजन करना हो तो बस ये टेबल खोलना और आप पूरा इसको रिवाइज कर सकते हो। वो नोट्स बनाए, बड़े बड़े जो हमने बनाए, जो लॉन्ग नोट्स है ना, उससे भी रिवीजन करना है जब कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आए। बट जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो यहाँ से एक निगाह मारना, रिवीजन हो जाएगा। तो जब बड़ा टी होमोजाइगस, जब दो सेम हो एक जैसे हो तो होमोजाइगस, जब दो सेम हो एक जैसे हो होमोजाइगस, जब अलग अलग हो है ना तो हेटेरोजाइगस। ये डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट ये रिसेसिव, ठीक है। ये टॉल ये ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, लंबू छोटू, ये डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट है। ये डबल कॉमा का मतलब आपको पता ही है, कॉपी पेस्ट। और रिसेसिव, ये रिसेसिव है, ठीक है दोस्तों, ये वाला है रिसेसिव। अरे भैया ये है डोमिनेंट, ये भी है डोमिनेंट। जब बड़े के संग मिलते हैं छोटे तो मिल के बनाते हैं बड़े, तो हो जाते हैं बड़े, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने मेंडल जी की तरफ। अब आइए उनकी कहानी समझते हैं, मेरी जुबानी उनकी कहानी, क्योंकि मेंडल जी तो आके अब अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो मैं ही उनकी कहानी सुनाऊंगा। और आइए देखते हैं क्या था मेंडल की मतलब मेंडल जी का कैसे कैसे क्या थी कहानी, बाद में सुनेंगे उनकी सक्सेस का राज। पहले मेंडल जी का इंटरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन तो ले ले, है ना। बिना ही मेंडल जी को जाने समझे उनके से पूछने लगेंगे क्या कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या था। तो ऐसा नहीं, पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर उनकी सक्सेस के राज के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या बातें उन्होंने कही थी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं मेंडलिज्म, क्या बातें थी मेंडलिज्म के बारे में, बिल्कुल आइए देखेंगे अब हम मेंडलिज्म के बारे में। आइए। तो ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको, चीक ग्रिगोर जॉन मेंडल। इन्होंने वर्क करा गार्डन पी पे। सोच रहे हो जो आदमी मटर की सब्जी, पनीर मटर की सब्जी बनाता है, उन मटर पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख के खाने का जी नहीं करा आपका। सोचिए, मेरे तो नाम से ही पानी आ रहा। 20 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ। हालांकि डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है वो एनसीईआरटी में कहीं भी गिवन नहीं है, तो दोस्तों फिर भी गूगल के हिसाब से इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। और ऑस्ट्रिया, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया AUSTRIA, ठीक है। ऑगोटीनियन मोनेस्ट्री या तो चर्च वाले होते हैं मेरे ख्याल से, है ना, ओके, या कोई गार्डनर, ठीक है।
तो ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मोनेस्ट्री क्या होता है, बट हाँ इतना मान लीजिए कि 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ और ये एक ऑगोस्टिनियन मोनेस्ट्री थे, ठीक है ना। ओके, तो ये वहीं पे मतलब चर्च में मेरे ख्याल से रहते थे, और ये पी प्लांट का वहाँ पे मतलब गार्डन वार्डन था बढ़िया सा, मोने मतलब चर्च उर्च में, वहाँ जब चर्च के बाहर गार्डन नहीं होते तो वहाँ पे ये पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इन्हें जीते जी इज्जत नहीं मिली, बट इनके जो चले जाने के बाद इनका जो इज्जत थी वो इन्हें बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि जीते जी इनका एक्सपेरिमेंट किसी ने देखा ही नहीं। और इनके जाने के कुछ साल बाद 3 साइंटिस्ट आए, उनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो 3 साइंटिस्ट कब आए हैं ना, उनका नाम भी अभी रिवील नहीं कर रहा। और उन 3 साइंटिस्टों ने इनकी बातों को सुना, मतलब इनकी जो एक्सपेरिमेंट लिखे हुए थे वो इनके परिवार वालों से मांगे और देखे, और जब उन्हें पढ़ा तो इन्हें लगा कि कुछ तो बात है इस बंदे में। और जब उन्होंने जगह जगह प्रमोट करा कि मेंडल जी ऐसे हैं, वो इस बात को समझाना चाहते हैं, इन्होंने खुद पहले उस एक्सपेरिमेंट को ना ट्राई करा, और जब करा तो वही रिजल्ट सामने आया, तब इन्हें समझ आ गया अच्छा ये कहना चाह रहे थे। और फिर जब ये उनसे इंस्पायर हुए है ना, और इन्होंने फिर लोगों के बीच में ये बातें फैलाई, तब जाके वो बड़े बड़े साइंटिस्टों तक पहुंच पाई, और तब जाके इन्हें नोबेल प्राइज़ का दर्जा दिया गया, महान शख्स को, हमारे मेंडल जी को। सोचो इन्हें जीते जी नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सका, बट इनको चले जाने के बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला, है ना। खैर जीते जी ये बात का क्या फ़ायदा। बट हाँ, ये इनका मकसद ये नहीं था कि मुझे नाम कमाना है, इनका मकसद था कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, बड़ा करना है, और वो काम आज आ रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट ना करते तो आज हमारा जो पूरा दुनिया है वो पूरी दुनिया 100 साल पीछे चली जाती। क्यों? क्योंकि भाई जो आज भी हम दवाई निकाल पा रहे हैं, जो जेनेटिक्स की वजह से निकाल पा रहे हैं, जीन की हेरा फेरी करके, फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, है ना। तो जीन की हेरा फेरी करके ही हम दवाई निकाल पा रहे हैं। ओके, बायोटेक का इस्तेमाल करके, चीज़ों का हम इस्तेमाल करके हम इसकी दवाइयाँ निकाल पा रहे हैं जेनेटिक्स के थ्रू। तो बहुत बड़ा योगदान है इनका। भाई देखो, जब दिक्कत आती है एक बंदे को शुरू करने की, जब एक बंदा शुरू कर देता है ना तब दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर ना उसमें जो कमियां होंगी अगला साइंटिस्ट उसे सुधारेगा, और फिर वो बताएगा, फिर उसी के साइंटिस्ट से 2-4 और इंस्पायर होंगे, फिर वो उसकी गलतियों को पकड़ेंगे, फिर इससे और बेटर बेटर चीज़ें आती रहती हैं। हालांकि इन्होंने शुरू में कुछ चीज़ें दी तो वो 80 से 90% सही थी। भाई थोड़े बहुत गलतियाँ इंसानों से होती हैं, तो वो इनसे थोड़ी बहुत हुई, तो उनको आने वाले साइंटिस्टों ने सही कर दिया, क्योंकि इनके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन्होंने ये जब बातें कही जब माइक्रोस्कोप था ही नहीं, सोच रहे हो, माइक्रोस्कोप था ही नहीं, वैसा टाइप का माइक्रोस्कोप जिसमें हम चीज़ें देख पाएँ अच्छे से, उस टाइप का माइक्रोस्कोप था ही नहीं, इन्होंने तब ये चीज़ें कही। सोचा माइक्रोस्कोप होता तो ये बंदा पता नहीं क्या कर देते हैं। अलग ही लेवल के ये चचा, ये खतरनाक चचा है हमारे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, इन्होंने क्या करा, ही वर्क फॉर 7 ईयर, इन्होंने 7 साल काम करा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहीं पे तीसरी चौथी बात भी हमें लिखनी है। ही वर्क फॉर 7 ईयर 1856 टू 1863, इन्होंने पूरे 7 साल काम करा पी प्लांट पे, इन्होंने 7 साल काम करा। गुरुजी 7 साल, ये जरा सा काम भाई ये जरा सा नहीं है, इनके ऊपर पूरी किताब है। किताब भी अगर तुम इनकी देखोगे बहुत बड़ी है। वो किताब हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दे रखा है इनके बारे में, ज़्यादा नहीं दे रखा, बट ठीक ठाक दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में। बट असली मेन बड़े बड़े जो इनकी पूरी किताब है एक इस पे अलग से ही। तो ही वर्कड फॉर 7 ईयर्स, कितने साल काम किया, 7 ईयर्स, 1856 टू 1863, ठीक है ना। इन्होंने पूरे 7 साल काम किया, 7 साल। ओके, अब इन्होंने फिर क्या करा, ही और इन्होंने एक और चीज़ भी करी थी, है ना। इन्होंने 7 साल तो काम करा ही, 1856 टू 1863 में, 1863 तक इन्होंने काम भी करा, है ना। और इन्होंने ही स्टडीड, इन्होंने किस पे स्टडी करी, इन्होंने भाई साहब 14 करेक्टर पे स्टडी करी, 14 करेक्टर्स, है ना। 14 ट्रेड्स पे इन्होंने स्टडी करी, जिन्हें हम 7 पेयर भी बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने स्टडी करी। तो सॉरी दोस्तों, शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ही स्टडीड 7 करेक्टर, 7 करेक्टर पे स्टडी करी, और उनकी कंट्रास्टिंग ट्रेड, मतलब उनकी अपोजिट ट्रेड मिला के टोटल 14
14, टोटल 14 ट्रेट पे इन्होंने स्टडी करी। तो 7 तो पेयर में हो गया है ना, और 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट, 14 ट्रेट मिला के इन्होंने पूरी स्टडी करी। सॉरी, अगर मेरी वजह से आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वो सही बताया, अभी जो बताया सही बताया, बट अभी बीच में टंग स्लिप हो गई ना, इसके लिए भी सॉरी बोला, हो जाती गलतियाँ। बट इन्होंने स्टडी किस पे करी? 7 करेक्टर पे, 7 करेक्टर पे, कितने पे? 7, याद रखना। 7 करेक्टर, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ 7 करेक्टर, 7 करेक्टर पे इन्होंने स्टडी करी, 7 ही साल इन्होंने स्टडी करी। तो इससे भी याद रख सकते हैं 7 साल इन्हें काम करने में लगा, 7 ही करेक्टर को, है ना। 7 करेक्टर थे। जैसे करेक्टर कौन से? जैसे प्लांट की हाइट, सीड का कलर, फ्लावर कलर, है ना, और फ्लावर कलर हो गया, और फ्लावर की पोजीशन, है ना, सीड शेप। ओके, तो ये सब इनको पूरे 7 करेक्टर करने में टाइम लगा। ओके, तो 7 करेक्टर की स्टडी करी जिसमें 14 ट्रेट आती हैं, 14 ट्रेट। भाई एक डोमिनेंट ट्रेट होगी, एक रिसेसिव। भाई 7 के अंदर 2 ट्रेट होंगी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो कुल मिला के 2 ट्रेट हैं, एक करेक्टर के अंदर 2 ट्रेट हैं। तो 7 दूनी 14, मतलब 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो 14 ट्रेट की इन्होंने स्टडी करी, ठीक है। 7 करेक्टर की मतलब इन्होंने स्टडी करी, इसका मतलब यही है कि 14 ट्रेट की स्टडी करी, क्योंकि एक करेक्टर के अंदर 2 ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो टोटल 14 ट्रेट की इन्होंने स्टडी करी। तो ही स्टडी 7 करेक्टर, है ना, 7 करेक्टर। ओके, और यहाँ पे और डाल के भी ले सकते हैं 14 ट्रेट, ठीक है ना दोस्तों। 14 ट्रेट या 7 पेयर ऑफ ट्रेट भी लिख सकते हैं। तो मैंने आशा करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा। और सॉरी दोस्तों, टंग स्लिप हो गई थी थोड़ी सी, हो जाता है। आइए, बाकी इसको नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको मैं जो रफ कर रहा हूँ इसको नहीं लिखना था, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं कि भैया मेंडल जी ने पी प्लांट पे ही वर्क क्यों करा। आइए वो भी बात समझते हैं कि उन्होंने पी प्लांट पे ही काम क्यों करा, आखिरकार क्यों क्यों आम का पेड़ क्यों नहीं लिया, इंसानों पे क्यों नहीं करा, या फिर क्यों। आइए, ये सवाल का जवाब तो मेंडल जी खुद अपनी किताब में लिख कर गए हैं। आइए, उन्हें पता था कि अभी कोई नहीं सुन रहा मेरी बात, बट एक दिन ऐसा आएगा मेरी किताब सब पढ़ेंगे, और सब पढ़े, और सबके मन में जब सवाल आया तो अगला पन्ना जैसे ही पलटा, उनके सवालों का जवाब भी था वहाँ पे। तो मेंडल जी ने अपने जीते जी तो वो ये सब बताना चाहते थे, बट उनकी किताब ने ही वो जीते जी वाली बातें कह दी। तो आइए देखते हैं कैसी बातें कही उन्होंने। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए आ जाइए दोस्तों। अब हम देखते हैं वाई डिड ही वर्क ऑन पी प्लांट, मतलब उन्होंने मेंडल जी ने पी प्लांट पे ही वर्क क्यों करा। क्योंकि इजी टू कल्टीवेट, इन्हें उगाना आसान था। यस, एनुअल प्लांट शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही इनकी लाइफ जो स्पैन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते भाई 65 साल, 70 साल, 80 साल, कोई कोई 90 साल तक जीता है, तो भाई वेरी करता है। अगर एवरेज देखे तो 70-80 तक ही जाता है ना, तो भाई 65-70 ऐसे एवरेज जाता है ना लाइफ स्पैन एक ह्यूमन का। तो भाई ऐसे तो भाई 70 साल तक तो साइंटिस्ट ही नहीं जी पाता, उसकी उम्र हो जाती पहले वही टपक जाता। तो उस पर कैसे रिसर्च कर सकते थे। कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग इन शॉर्ट टाइम, भैया ये प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफ स्प्रिंग इन शॉर्ट टाइम, छोटे समय में ज़्यादा पी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे, पी प्लांट के छोटे छोटे पौधे उगेंगे शॉर्ट टाइम में, छोटे समय में ये ज़्यादा उगा सकते हैं, ठीक है। अब इनकी और भी बातें हैं, अभी वो बातें लिखते हैं, आइए देखते हैं वो सारी बातें। आइए, अभी 5-6 बातें और हैं, आइए। तो देखिए चौथा पॉइंट क्या है भाई, उसी के नीचे से लिखना था आपको कुछ भी चीज़ रफ नहीं करनी है, उसी के नीचे से लिखना है। सो मैनी कंट्रास्टिंग एंड अपोजिट ट्रेट इन पी प्लांट, मतलब बहुत सारी, देखो हर एक करेक्टर की
अपोजिट ट्रेट भी है। मतलब अपोजिट ट्रेट मतलब जैसे मान लीजिए प्लांट की हाइट, उसमें हमने देखा था एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था। दोस्तों लाइट हो रही है कम बढ़ती और दिक्कत हो रही है, कहीं ये भाग ना जाए। प्रेम के रस में ऐसी डूबी। आइए, सो मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेट। देखिए कंट्रास्टिंग ट्रेट में क्या था, एक थी डोमिनेंट और एक थी रिसेसिव, तो इसकी अपोजिट ट्रेट भी है ना भाई। ये लंबू की जैसे विलोम शब्द देखे ना, विलोम शब्द, विलोम शब्द कैसे होते थे हिंदी में, विलोम शब्द तो पढ़े थे ना आपने। ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, है ना, बड़े का छोटा, लंबू का लंबू, हाँ तो एक लंबू एक छोटा, है ना, ऐसे ही तो होगा ना। सूरज का चांद, ऐसे तो पढ़ते थे, दिन का रात, है ना। तो वैसे ही गर्मी ठंडी अपोजिट विलोम शब्द, वैसे ही सो मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड। तो डोमिनेंट एक ताकतवर एक कमजोर, एक ताकतवर एक कमजोर, तो भाई अपोजिट चलेंगे ना। ये टॉल ट्रेट है, ये ड्वार्फ ट्रेट है, एक लंबू एक छोटू। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब होता है छोटा छोटा। सो मैनी कंट्रास्टिंग एंड अपोजिट ट्रेट इन पी प्लांट। इससे क्या मदद मिली, विच हेल्प्स इन टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। ठीक है, ये 22, अब देखो पांचवा पॉइंट ये रहा, बाइसेक्सुअल होते हैं ये, जो कि नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल मतलब पी प्लांट में बाइसेक्सुअली प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब होता है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। टिक मार दिया मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, आगे स्पेस नहीं था प्रेजेंट लिखने के लिए, मैंने टिक मार दिया मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आइए उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, फिर एक टेबल बनाएंगे, है ना। तो चलिए आइए, तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते थे। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी यूज परफॉर्म बाय यूजिंग इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। कौन सा, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, बैगिंग टेक्निक, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। देखिए इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, ये आप सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी के क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 में ही है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये पता होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगा, और जब मैं वो पढ़ाऊँगा तो मैं बता दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं वो टेबल कौन सी टेबल है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कौन सी टेबल है, रुकिए। हम एनसीईआरटी की कौन सी वाली टेबल है यार, रुक जाइए। हाँ, एनसीईआरटी की हम ये वाली टेबल बनाने जा रहे हैं, ये वाली। रुकिए रुकिए रुकिए, दिखाता हूँ दोस्तों, दिखा रहा हूँ ये वाली टेबल, ये वाली टेबल बनाने जा रहे हैं। ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, टेबल में सिर्फ नाम लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, नाम लिखूंगा, नाम, है ना। तो ये टेबल है, ये जिसमें डायग्राम बने हुए हैं, ये टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, दिख गया होगा आशा करता हूँ। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं टेबल। आइए दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक, ये टेबल। तो देखिए करेक्टर लिखा है हमने, फिर ये डोमिनेंट ट्रेट, ये रिसेसिव ट्रेट। अभी ये 4 नहीं है, 3 और है, तो अभी वो नीचे जगह नहीं है तो मैं लिखवाऊंगा अभी। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट मतलब ये टॉल है। देखो प्लांट हाइट, एक टॉल होगा एक ड्वार्फ होगा, मतलब एक लंबू होगा एक छोटू होगा। तो टॉल वाले को बड़े टी से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे वाले को छोटे टी से। सीड कलर, सीड कलर में डोमिनेंट में कौन सा आता है, येलो, येलो कलर की सीड होगी तो कैपिटल वाई से, और ग्रीन कलर की सीड होगी तो छोटे वाई से, है ना। सीड शेप अगर राउंड हुआ, सीड शेप राउंड, गोला गोला, तो आर से, और रिंकल्ड हुआ तो स्मॉल आर से। ठीक है, वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है दोस्तों, वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। ठीक है दोस्तों, और फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में क्या होता है, अगर देखिए वायलेट है, पर्पल, पर्पल जैसे बैंगन नहीं होता, बैंगन जैसा कलर है, तो डब्लू से, मतलब कैपिटल डब्लू से। और वाइट, वाइट अगर है तो छोटा डब्लू, छोटा डब्लू। ठीक है, अब हम 3 और देख लेते हैं, आइए 3 और देख लेते हैं। आ जाइए मित्रों, तो देखते हैं क्या बातें हैं। आइए यार, लाइट का दिक्कत लग रहा है, जल्दी कर लेते हैं।
पॉड कलर में क्या होता है, ये ग्रीन होता है, देखो डोमिनेंट ग्रीन होता है, रिसेसिव येलो होता है। पॉड शेप ये फुल होता है, फुल मतलब ऐसे देखिए, मटरा का बीज होता है ना, मटरा के दाने, मटरा के, तो वो मटरा के दाने ऐसे फुल, ऐसे उसके अंदर ये होता है फुल इन्फ्लेमेटेड। कंस्ट्रक्टेड में क्या होता है, ये मटरा के दाने कंस्ट्रक्टेड में ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, आपने मटर छीली होगी कहीं पे तो ऐसे 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 फूला फूला, और कहीं गड्ढे से होंगे, और एक होता है बिल्कुल एकसार सा, तो वो फुल इन्फ्लेमेटेड होता है, डोमिनेंट होता है, ये कंस्ट्रक्टेड होता है। फ्लावर पोजीशन, अब फ्लावर पोजीशन भी बता देता हूँ हाई पे, जिसको मैं उंगली से ही रफ कर दूंगा दोस्तों। अब देखिए फ्लावर पोजीशन क्या होता है। फ्लावर पोजीशन, मान लीजिए फूल है, फूल का तारका, आगे देखिए ये फूल है, ये फूल जिस डंडी से निकला था, वो डंडी के ऊपर ही सीधा, मान लीजिए ये पत्ते वाली डंडी थी और यहीं पे फूल उग गया, अब इसके आगे प्लांट हाइट की ग्रोथ नहीं होगी, और मान लीजिए तो इसे बोलेंगे हम टर्मिनल, इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल। अब देखिए एक्सिलरी किसे बोलेंगे, ये मान लीजिए ये डंडी है और इधर साइड में बन रहे हैं फूल, ठीक है ना, और इधर भी बन रहे हैं साइड में फूल, और इधर ये डंडी है, अभी ये उगेगी, आगे तक उगेगी, तो जब तक ये ऊपर तक उगती रहेगी और साइड साइड में फूल आते रहेंगे तो एक्सिलरी, और जब बीज जिस पे ग्रोथ होती है उसी पे फूल उग गया, समझ लो अब इससे ऊपर प्लांट नहीं जाएगा, वो होता है टर्मिनल, ठीक है। तो ये होती है फ्लावर की पोजीशन, तो एक्सिलरी वाला डोमिनेंट होता है, रिसेसिव वाला टर्मिनल होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट होगा तभी तो टॉल प्लांट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में, और बताइएगा कमेंट में कि लेक्चर कैसा लगा, है ना, और मिलेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए। और मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए।